द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इन्हीं उद्बोधन के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल, जहां पर आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। और आधुनिक भारत के इतिहास में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्टिंग कैसे होती है और भारत छोड़ो आंदोलन कैसे प्रगति करता है। फिर उसके बाद गांधी जी जैसे अन्य कांग्रेसी नेता जो भारत छोड़ो आंदोलन में संलग्न होते हैं, उन्हें किस प्रकार से ब्रिटानिया हुकूमत जो है कैद करती है, गिरफ्तार करती है। अंतोगत्वा होता क्या है दोस्तों, हमने आपको पूरा ब्रीफ में बताने का यह भी प्रयास किया था कि गांधी जी का जो आमरण अनशन चलता है और जो गांधी जो यह आंदोलन शुरू करते हैं, वह आंदोलन दरअसल जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्मृति दिवस के रूप में, जिसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जी लोग 9 अगस्त 1925 को से काकोरी स्मृति दिवस मनाते हैं, उसी डेट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दरअसल स्टार्ट कैसे होती है कि 8 अगस्त की रात को ही ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता होते हैं 8 अगस्त 1942 की रात को ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जहां जहां उन लोगों को जेलों में बंद किया जाता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे आंदोलन की प्रगति होती है और आंदोलन जो है दोस्तों कैसे प्रसारित होता है, कैसे जो है उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सारे लोगों के गौरव गाथा हम बताते हुए जो है दोस्तों आगे पहुंचे थे। आगे पहुंचने के बाद हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे गांधी जी की गिरफ्तारी होती है और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के ऊपर प्लस गांधी जी के ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए समस्त आंदोलन का जो है हिंसा भड़काने का आरोप गांधी जी के ऊपर लगता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि गांधी जी अपने वक्तव्य में कहते हैं कि मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो का नारा लिखकर चिपका लेना चाहिए, जिससे यदि सत्याग्रह करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे चिन्हित करके इस आधार पर दूसरे लोगों से अलग रखा जाए। है दोस्तों, यह बात कहते हुए होता क्या है दोस्तों, गांधी जी निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने ही दिया था। और गांधी जी जो है दोस्तों हिंसा न करते हुए यानी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रयास किया था। हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, उसी व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक व्यापक रूप होता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। है दोस्तों, तो वही हमने आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब होता क्या है दोस्तों, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी जो है इस गिरफ्तारी के विरोध में जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं क्योंकि गांधी जी बार बार ये अंग्रेजों से कह रहे थे कि हमारा किसी भी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं है और हमारा वक्तव्य अहिंसा से परिपूर्ण था। हमने अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रयास किया, लेकिन हिंसा का आरोप लगाते हुए गांधी जी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंतोगत्वा क्या होता था हमने आपको बताया था। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन का जो है उपवास शुरू कर दिया, जिससे देश में व्यापक प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ा। ऐसे में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं चर्चिल के ऊपर दबाव डाला जाता है गांधी जी को छोड़ दे। चर्चिल घमंड स्वरूप, अहंकार स्वरूप यह भाषा का प्रयोग करता है कि जिस समय हम भारत के समस्त भागों को जीत रहे हैं यानी पूरी दुनिया में जीत रहे हैं, उस समय हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने आत्मसमर्पण कैसे कर दें, कैसे झुक जाएं। लेकिन गांधी जी का स्वास्थ्य और निरंतर तेजी से खराब होता है, जिससे डर करके अंग्रेजों को यह लगा कि अगर ये गांधी जी अगर कहीं बीच आंदोलन में ही अगर इनके साथ कुछ भी हो गया है, यद्यपि इनकी अगर मृत्यु भी हो जाती है, तो भारतीय लोग पूरा का मृत्यु का कांड जो है हमारे ऊपर षड्यंत्र करके विद्रोह न कर दे, पूरी जनता विद्रोह न कर दे, बोरिया बिस्तरा तुरंत उठाकर भागना न पड़ जाए। इससे डर करके, भयभीत होकर के गांधी जी को 6 मई 1944 को इन्हें रिहा कर दिया जाता है। और आंदोलन का प्रभाव, आंदोलन का कुप्रभाव और आंदोलन का विरोध कौन कौन से लोग किए थे, इसके बारे में हमने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था दोस्तों। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा आप जान जाइए कि जो आंदोलन का विरोध जो है मुस्लिम लीग तो कर ही रही थी। मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था कि विभाजन करो और तब जाकर के भारत को
छोड़ो। इसके साथ साथ है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा था कि जब दुश्मन हमारी सीमा पर हो तो कानून व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है। यानी अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं पागलपन भरा कार्य बताया था। तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित एवं असामयिक बताया था। राजगोपालाचारी ने भी इस आंदोलन का विरोध किया था और इस आंदोलन का आंखों देखा ब्यौरा देने वाले पत्रकार लुई फीसर ने न्यूयॉर्क के टाउन हॉल से भारतीयों का समर्थन भी किया था। चीन ने भी समर्थन किया था। तो हमने आपको बताया था मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे तो भारत में जंगल कानून लागू हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इसीलिए मुस्लिम लीग 1943 में कराची में अपना अधिवेशन करते हैं और उन्होंने यहाँ से नारा देते हैं कि विभाजन करो और तब जाकर के भारत को छोड़ो। ये सारी कहानियां हम आपको बता चुके थे दोस्तों, और हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की उपलब्धि क्या रही। उपलब्धियों को हमने आपको अच्छे से गिनाने का प्रयास किया था, एक एक चीजों को बताया था। लिखे नहीं थे व्हाइट बोर्ड में, सब कुछ लिखना जायज नहीं था, सब कुछ बताए थे। अब देखिए 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा किया जाता है। 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा किया जाता है और 8 अगस्त 1942 को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था मध्यरात्रि में ही। यानी 42 में गांधी जी जेल में जाते हैं और 6 मई 1944 लगभग आप मान के चलिए 2 वर्षों तक वो जेल में रहते हैं। लेकिन 6 मई 1944 को गांधी जी छूट के वापस आ रहे हैं। लेकिन हमने जो पहली लाइन आपको नहीं बोला था इस क्लास में, शुरू होता है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। अभी 2 साल जेल में रहने के बाद फिर क्या परिस्थितियां कर रहे हैं, एक नया एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं अंग्रेजों के लिए। वो एस्टीमेट क्या है कि भारत को छोड़ा कैसे जाए। अंग्रेज भी मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भारतीयों को सत्ता सौंपी जाए। भारत जो भी प्रस्ताव, यानी कांग्रेस के माध्यम से जो भी प्रस्ताव जा रहा है कि ये तरीके के साथ आप भारत को हमें स्वराज्य दीजिए, लेकिन मुस्लिम लीग बार बार उसमें अड़ंगा डाल रही है। उन्हीं में एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे राजा जी फार्मूला या राजगोपालाचारी फार्मूला कहा जाता है। इसे थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि सीक्वेंस है, फार्मूला आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है। मुस्लिम लीग के इसमें जो है राजी नहीं होती मुस्लिम लीग, इसे जो है बकवास और पागलपन बताती है। हाँ दोस्तों, कहती है कि इससे सड़ा गला पाकिस्तान मिलेगा। यह भी फार्मूला रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन कब डेट बना था राजा जी फार्मूला या राजगोपालाचारी फार्मूला, इतिहास का सीक्वेंस है, तो आप कम से कम जानते रहिए। और अगर आप ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया से पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको ब्रीफ इन द डेप्थ नॉलेज आपके मध्य होना चाहिए। हर एक घटना का बारीक टाइप कंटेंट के साथ जो है आप अध्ययन करते रहें। चलिए देखते हैं राजगोपालाचारी फार्मूला। दरअसल राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि राजगोपालाचारी फार्मूला था क्या। दरअसल राजगोपालाचारी फार्मूला कुछ नहीं था, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्वराज्य चलाने के लिए जो फार्मूला रखा जाता था, जो प्रस्ताव रखा जाता था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग बीच बीच में टकरा जाते थे। कई प्रस्ताव को कांग्रेस जो है रिजेक्ट कर देती थी, तो कई प्रस्ताव को मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर दे रही थी। यही उठा पटक के बीच एक और प्रस्ताव आता है जिसे कहा जाता है राजगोपालाचारी फार्मूला। यानी इन्हीं दोनों को मुद्दों को सुलझाने के लिए यह फार्मूला गठित किया गया था। हमने यहाँ पर लिखा है 1944 में भारत के द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा ब्रिटिश अधीनता से स्वतंत्रता की मांग का परिणाम था। यानी ब्रिटेन के अधीनता से भारत को स्वतंत्रता कैसे मिले, वह एक सुझाव दे रहा था राजगोपालाचारी फार्मूला। और जो मुस्लिम लीग निरंतर द्विराष्ट्र की मांग कर रही थी, हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, उसके फार्मूला पर, यानी उसके भी विचारों का, उसके भी बातों का सामंजस्य था इसमें। और वो सामंजस्य कैसे था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी को समाप्त किया जाए, एक राष्ट्र सिद्धांत पर आया जाए, और अगर द्विराष्ट्र चाहते हैं तो द्विराष्ट्र दिया कैसे जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग कैसे हो, है दोस्तों। तो यह भी इसमें थोड़ा सा सुझाव दिया गया है। तो आप देखिए कैसी परिस्थितियां बनती हैं। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच विवाद का एक उपाय या समाधान था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। अब क्या था, गांधी जी के सहयोग से एक व्यक्तिगत फार्मूला था जिसे 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया था। इसे ही राजा जी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। जानते रहे, सी राजगोपालाचारी फार्मूला को ही राजा जी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जैसे अगर आपको बताएं नोट्स के माध्यम से, जैसे नोट्स में जो लिखाया जाता है बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास लिखाया जाता है, आप ऐसे समझाइए 1944 में भारत के संवैधानिक समस्या
को जो दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी और ब्रिटिश अधीनता से स्वतंत्रता की मांग के कारण कांग्रेस और लीग के बीच उत्पन्न हुई उसी के समाधान के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे थे। उन्हीं प्रयासों में गांधी जी की स्वीकृति से एक व्यक्तिगत प्रस्ताव के रूप में राजा जी फार्मूला था, जिसे 10 जुलाई 1944 को राजा जी फार्मूला के नाम से प्रस्तुत किया गया था। यानी जो राजा जी फार्मूला जो गांधी जी दिए थे, हमने आपको बताया ना, गांधी जी अभी जेल से आए हैं, महीना भी आराम भी नहीं कर रहे, लेकिन बैक टू बैक द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। हाँ दोस्तों, राजा जी फार्मूला दे रहे हैं व्यक्तिगत रूप से गांधी जी। और राजा जी फार्मूला में था क्या? हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया राजा जी पहले ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने लीग द्वारा मांग पाकिस्तान की स्वीकार किया था। यानी राजा जी सी राजगोपालाचारी पहले ऐसे कांग्रेसी थे जो मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान नामक देश या राष्ट्र की मांग किया था, उसकी इस मांग का समर्थन किए थे, या कहें कि ठीक है तुम्हारी मांग ठीक है, समर्थन किए थे मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को। तो राजा जी सी राजगोपालाचारी पहले से कांग्रेसी व्यक्ति थे, आप इन्हें भी जानते रहिए। हाँ दोस्तों, जैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा डिटेल में इतिहास से समझने का प्रयास करिए। राजा जी पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था, हमने वही से आपको अक्सर बताया। इस प्रकार इस फार्मूले में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग मान ली गई थी। अब समझिए इस प्रस्ताव में उपबंध क्या था। जैसे उपबंध, प्रोविजन या उपबंध यानी सुझाव यानी सजेशन यानी उपाय क्या था, देखिए क्या था। जैसे कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग मुस्लिम लीग करेगी, यानी राजा जी फार्मूला में यह था कि ठीक है, कांग्रेस जिस हिसाब की स्वतंत्रता की मांग कर रही है पूरे अखंड भारत की, उस स्वतंत्रता की मांग मुस्लिम लीग करेगी। हाँ दोस्तों, यानी उस स्वतंत्रता की मांग मुस्लिम लीग करेगी। चलिए भाई ठीक है, कांग्रेस जिस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग कर रही है पूरे भारत में, है दोस्तों, उस स्वतंत्रता की मांग का समर्थन सहयोग मुस्लिम लीग करेगी, पहला उपबंध था। दूसरा क्या था, कांग्रेस द्वारा केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग सहयोगी होगी। यानी कांग्रेस के द्वारा जो अस्थायी सरकार का गठन किया जाएगा केंद्र में, उसमें मुस्लिम लीग सहयोगी होगी। चलिए, सहयोगी मतलब जैसे आप ऐसे समझ जाइए, जैसे आज मोदी जी हैं, मोदी जी के साथ बहुमत के सहयोग में कौन साथ दिया है, कौन साथ दिया आप जानते हैं? एक नीतीश जी हैं बिहार से और एक चंद्रबाबू नायडू हैं दक्षिण से। तो दोनों लोग सहयोग हैं कि नहीं, सहयोग से ही तो सरकार गठित हुआ है। तो वैसे सहयोग होगी, मुस्लिम लीग सहयोगी होगी। तीसरा, युद्ध समाप्त होने के बाद एक आयोग गठित होगा। यानी इसमें यह कहा गया था, आप समझ जाइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर एक आयोग गठित किया जाएगा। यह आयोग उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बाहुल जिलों की पहचान करेगा और यही सीमा का निर्धारण भी करेगा। आयोग यह भी जांच करेगा कि मुस्लिम बाहुल जिले पृथक राज्य चाहते हैं या नहीं। इसके लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। यानी एडल्ट सफरेजियस जिसे कहा जाता है, सफरेज या एडल्ट मताधिकार का प्रयोग कराया जाएगा, वयस्क मताधिकार जिसे कहा जाता है। यानी एक आयोग का गठन किया जाएगा, कब? युद्ध के बाद। और ये जो है वयस्क मताधिकार कराएगा और ये भी जांच करेगा कि मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र है वो पृथक राज्य चाहते हैं या नहीं। हाँ दोस्तों, ये भी था। चौथा था, सभी दलों को चुनाव से पूर्व प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। यानी सभी दल चुनाव से पूर्व, चाहे मुस्लिम लीग होगा, कांग्रेस होगा, हिंदू महासभा हो गया, यूनियनिस्ट पार्टी हो गया, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इंडिपेंडेंस वर्क्स पार्टी जो थी वो हो गई। यानी जितनी पार्टियां थी सभी अपने मैनिफेस्टो जारी करेंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे सभी। चौथी बात ये थी। पांचवी बात थी, निवासितों की अदला बदली उनकी इच्छा पर होगा। यानी जो भी निवासी होंगे, चाहे वो हिंदू बाहुल वाले क्षेत्रों में मुसलमान रह रहे हैं, चाहे मुस्लिम बाहुल वाले क्षेत्रों में हिंदू रह रहे हैं, यदि वो कहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में नहीं रहना चाहते हैं, अपने हिंदू बाहुल क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जहां पर हिंदू कम है, हिंदू जो है अपने मुस्लिम कम है, मुस्लिम अपने मुसलमान क्षेत्रों में जाना चाहते हैं या वही बोल रहना चाहते हैं, यह उनकी स्वेच्छा पे निर्भर करेगा। और उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी सरकार करेगी, केंद्र करेगी, वहां की पुलिस करेगी, वहां की कानून व्यवस्था उनका सहयोग सपोर्ट सब कुछ करेगी। यह बात मेंशन था। हाँ दोस्तों, और यही वो एक मेंशन होता है कि जब
क्या कहते हैं, जब दो राष्ट्र की बात माना जाता है माउंटबेटन के द्वारा, तब परिस्थितियां ही बिगड़ जाती हैं दोस्तों। सुरक्षा नहीं दे पाती है सरकारें दोनों तरफ से, हिंदुओं को भी कत्लेआम झेलना पड़ता है, मुसलमानों को भी कत्लेआम झेलना पड़ता है। बलात्कार हिंदुओं के महिलाओं के भी होते हैं, बलात्कार की घटनाएं मुसलमानों के साथ भी होते हैं। हाँ दोस्तों, यानी कहीं न कहीं पूरी समस्या, पूरा जो है कुप्रभाव बंटवारे का झेलना किसे पड़ता है, आम जनता को पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब समझिए छठा क्या था, विभाजन हुआ तो रक्षा, वाणिज्य, संचार, यातायात एक संयुक्त समझौते से होगा। यानी इन्होंने ये राजगोपालाचारी के फार्मूले पे बात किए थे कि ठीक है अंग्रेज चले जाएंगे, फिर उसके बाद जो हम बचेंगे, अगर आप विभाजन भी हो जाएगा, हिंदू बाहुल क्षेत्र अलग हो जाएंगे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र अलग हो जाएंगे, तो उनमें चार चीज, कम्युनिकेशन यानी संचार, कॉमर्शियल यानी वाणिज्य, और कॉमर्शियल यानी वाणिज्य, और एक क्या था दोस्तों, यातायात, ट्रांसपोर्ट, और डिफेंस रक्षा, यानी रक्षा, यातायात, वाणिज्य और संचार, ये चार चीज एक संयुक्त समझौते के द्वारा चलेंगे। यही चार चीजों की बातें आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी देशी रियासतों के पास लेकर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप आजाद रहिए, लेकिन ये चार चीज, यातायात, ट्रांसपोर्ट, और हाँ यातायात को ही ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यातायात और रक्षा, और जो है रक्षा के बाद संचार और वाणिज्य, ये चार चीज हमें दे दीजिए एक संयुक्त समझौते के द्वारा, बाकी आप स्वतंत्र रहिए। ठीक है, तो ये था प्रोविजन सी राजगोपालाचारी के फार्मूले में। अब क्या हुआ क्या, आप इसे समझ जाइए। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे। जैसे क्या इस फार्मूले को मुस्लिम लीग ने मान लिया, या हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम आपको यहां पर लिख दें दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकला इसका, निष्कर्ष यही निकला दोस्तों, यहां पर लिख दे रहे हैं। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, इससे अंग भंग सड़ा गला पाकिस्तान मिलेगा। अंग भंग सड़ा गला पाकिस्तान मिलेगा। अंग भंग और सड़ा गला पाकिस्तान मिलेगा, मुस्लिम लीग का यह स्टेटमेंट था। और फार्मूले का विरोध कौन कर रहे थे दोस्तों, हिंदू महासभा से थे बीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीनिवास शास्त्री, यानी इनके फार्मूले का, सिराज गोपालाचारी के फार्मूले का विरोध किए थे। जैसे क्या कहे थे, थोड़ा सा इसे समझ जाइए, यहाँ पर हमने बताया डिटेल में, आप थोड़ा सा समझ जाइए। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फार्मूले को मानने से मना करते हुए कहा कि इससे जो पाकिस्तान प्राप्त होगा वह अंग भंग और सड़ा गला प्राप्त होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने पुनः कहा था कि वयस्क मताधिकार का अधिकार केवल मुस्लिमों को ही दिया जाए। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वयस्क मताधिकार, यानी एक एज जो लिमिटेशन आप कर रहे हैं, 18 साल के जो व्यक्ति होगा वोट देगा, वो केवल और केवल वयस्क मताधिकार मुस्लिमों को दीजिए। यानी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में केवल मुस्लिमों को दीजिए, अन्य किसी जाति के, अन्य किसी धर्म के, अन्य किसी पंथ के, मजहब के लोगों को वयस्क मताधिकार मत दीजिए। देखिए कितनी चालाकी कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, वोट खाली मुस्लिम देंगे और लोग को नहीं देंगे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में। और क्या था, गांधी जी ने इस फार्मूले पर मोहम्मद अली जिन्ना को काफी मनाने का प्रयास किया। उन्होंने कायदे आजम की उपाधि भी दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को जानते रहिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को कौन दिए थे, महात्मा गांधी ने ही दिया था। आप इन्हें भी जानते रहिए। तो दोस्तों उपाधि से विभूषित भी किया था। फार्मूले का विरोध अन्य लोग भी कर रहे थे श्री राजगोपालाचारी, जैसे उसमें हमने यहाँ पर लिखा है विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से थे, इन्होंने विरोध किया था। श्रीनिवास शास्त्री ये उदारवादी दल से थे, इन्होंने भी विरोध किया था। हाँ दोस्तों, और तो और इस फार्मूले का विरोध किया था। जबकि दलित नेता
पेरियार ने इसका समर्थन किया था और कहा था कि संप्रभु राज्य के निर्माण का पथ यहीं से गुजरेगा। यानी पेरियार एक व्यक्ति थे, पेरियार यहां पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, पेरियार ने समर्थन किया था। पेरियार ने जो है दोस्तों क्या किया था, पेरियार ने समर्थन किया था और कहा था कि संप्रभु राज्य का मार्ग यहीं से होकर गुजरेगा। यानी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीनिवास शास्त्री, उदारवादी दल से श्रीनिवास शास्त्री थे, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से थे, इन्होंने विरोध किया था, और उदारवादी दल से श्रीनिवास शास्त्री थे, उन्होंने विरोध किया था। लेकिन पेरियार दक्षिण भारत के एक नेता थे, इन्होंने इस समझौते का यानी इस फार्मूले का स्वागत किया था, कहा था कि अखंड भारत का संप्रभु राज्य का मार्ग यहीं से प्रशस्त होगा। हाँ दोस्तों, ये था श्री राजगोपालाचारी। आगे हम जो आपको टॉपिक बताएंगे हाँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम होगा, यानी श्री राजगोपालाचारी के फार्मूले के बाद एक आता है लियाकत देसाई फार्मूला, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इतिहास के हर एक बिंदु तक हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में प्रश्न बराबर यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे तरह टाइप से पढ़ते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, तो प्रश्न आएगा गलत हो जाएगा, आप कहेंगे जीएस इतिहास का प्रश्न था, बहुत डीप में पूछ लिया, हमको नहीं आया। जबकि डीप में कुछ नहीं होता दोस्तों, एक सीक्वेंस में होता है बस, और कुछ नहीं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।